हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 1 रोटेशनल डायनेमिक्स और आज है उसका लेक्चर नंबर 12 जिसमें हम देख रहे हैं एमसीक्यूज ऑफ सर्कुलर मोशन। ऑलरेडी हमने सर्कुलर मोशन का थियरी पार्ट पूरा कवर किया है। अभी आज हम लोग उसके रिलेटेड एमसीक्यूज देखने वाले हैं। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो हम लोग देख रहे हैं। इसके पहले ऑलरेडी मैंने 6 क्वेश्चंस का एक वीडियो बना के अपलोड किया है। अभी आगे के क्वेश्चंस आज हम लोग देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। द रियल फोर्स F एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास M परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन acts along the radius of circle R and is directed towards the center of circle. The square root of magnitude of such force is in bracket T is equal to periodic time और वहां पे ऑप्शंस दिए हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल उन्होंने पूछा है। क्या है देखो, उन्होंने बोला कि एक पार्टिकल है जिसका मास है m और वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, जिसका मास क्या है m है, और वो जो सर्कल में मोशन कर रहा है उस सर्कल की रेडियस उन्होंने बताई r है। तो टूवर्ड्स द सेंटर कौन सा फोर्स होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। अवे फ्रॉम सेंटर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जो फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर है उस फोर्स का स्क्वायर रूट क्या आएगा, ऐसे उन्होंने पूछा है। तो बहुत ही सिंपल सवाल है। देखो, तो हमें पता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv² डिवाइड बाय r, ये फॉर्मूला होता है। तो इसका स्क्वायर रूट करो तो स्क्वायर रूट ऑफ F सेंट्रीपिटल फोर्स, तो इसका भी क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ mv² डिवाइड बाय r आएगा। लेकिन बच्चों, हमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो है 2π/t एंड m एंड r के फॉर्म में है। मतलब यहाँ टाइम पीरियड के फॉर्म में जो ऑप्शंस दिए हैं, तो हम क्या करेंगे, इस v की जगह पे हम r ओमेगा ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखो, v इज इक्वल टू r ओमेगा अगर हमने इसके अंदर पुट किया तो हमें क्या मिलेगा, F सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू √m इंटू r² ओमेगा स्क्वायर आएगा, राइट, डिवाइड बाय r आएगा। v स्क्वायर है तो यहाँ r² ओमेगा स्क्वायर आएगा। इसमें से एक r कैंसिल होता है और हमें वैल्यू मिलती है m r ओमेगा स्क्वायर। अब देखो, ये ओमेगा स्क्वायर रूट के अंदर है, तो ये स्क्वायर रूट से बाहर जब निकलेगा तो हमें क्या मिलेगा, इधर लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ f इज इक्वल टू, ये ओमेगा स्क्वायर से बाहर आ गया, स्क्वायर रूट से बाहर, तो उसका स्क्वायर निकल जाएगा, तो ओमेगा √m इंटू r हमें मिलेगा। तो हमें पता है ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, 2π/t। तो अगर इसकी जगह पे हम 2π/t पुट करें तो हमें स्क्वायर रूट ऑफ f क्या मिलेगा, 2π/t स्क्वायर रूट ऑफ m इंटू r। इतना सिंपल सवाल उन्होंने पूछा था CET 2019 में। तो ये जो है इसका ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन ए जो है ये 2π/t √m इंटू r, ये ऑप्शन है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। होप्स आपको समझ में आया। बहुत ही सिंपल है। उन्होंने टूवर्ड्स द सेंटर बोला, तभी वहां पे समझ में आना चाहिए कि ये कौन सा फोर्स है, दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला यूज करके तुरंत आप v इज इक्वल टू, जहां पे t है वहां पे ओमेगा आना चाहिए। टाइम पीरियड के फॉर्म में अगर कोई भी ऑप्शन दिया है तो मान लो आपको ओमेगा यहाँ पे पुट करना है, ओमेगा की वैल्यू 2π/t पुट करनी है। ऐसे लॉजिक लगाते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों CET 2018 का। क्वेश्चन देखो क्या है, इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द रेशियो ऑफ tangential to radial acceleration is in bracket r is equal to radius of circle, v is equal to speed of particle, alpha is equal to angular acceleration। मतलब उन्होंने रेशियो पूछा है किसका, टेंजेंशियल एंड रेडियल एक्सेलरेशन का। तो सबसे पहले तो आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, अगर आप ऑप्शंस चेक करोगे तो पूरा ऑप्शन आपको अल्फा, आर एंड वी के फॉर्म में दिख रहा है। ठीक है, इसका मतलब देखो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमें अल्फा के फॉर्म में लिखना है। तो हमें पता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है अल्फा के फॉर्म में, तो उन दोनों का रिलेशन होता है r इंटू अल्फा। मैंने स्टार्टिंग में ही फॉर्मूले दिए थे, तभी आपको बताया कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको कहा जाता है एंगुलर एक्सेलरेशन। दोनों में रिलेशन क्या होता है, r इंटू अल्फा। सिमिलरली उन्होंने रेशियो किसका पूछा है, at डिवाइड बाय सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, मतलब ar। तो ar का फॉर्मूला क्या है, ar होता है रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन का हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, v² डिवाइड बाय r, क्योंकि देखो सभी ऑप्शंस में आपको v दिख रहा है, मतलब हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, v² डिवाइड बाय
r। तो अभी दोनों का रेशियो लो, AT डिवाइड बाय AR। बहुत ही सिंपल सवाल है। AT क्या है यहाँ पे r इंटू अल्फा डिवाइड बाय AR क्या है V स्क्वायर डिवाइड बाय R। तो ये R अगर ऊपर हम शिफ्ट करते हैं तो ये वहां पे R को जाके मल्टीप्लाई होता है, तो R इंटू ये R कितना बनेगा, R स्क्वायर बनेगा। दोनों R मिला के R स्क्वायर। ये अगर यहाँ पे होता तो कट होता, लेकिन यहाँ डिवाइड बाय है तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो R स्क्वायर बनेगा। अल्फा एज इट इज रहेगा, डिवाइड बाय V स्क्वायर एज इट इज रहेगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, चेक करो। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है उसमें मतलब सी ऑप्शन या फिर 3 लिखा है मैंने, तो 3 ऑप्शन जो है वो क्या है, R स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाय V स्क्वायर। तो ये रेशियो मिलता है हमें टेंजेंशियल एंड रेडियल, इसी को कहा जाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ये भी CET 2018 का ही सवाल है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे पूछा है। अ मास अटैच टू अ वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग crosses topmost point on a vertical circle with critical speed। critical speed क्या होता है, ऑलरेडी हमने इसकी बात की है, वापस बताऊंगी। Its centripetal acceleration when string becomes horizontal will be। मतलब क्या, देखो एक मास लिया हमने, एक स्ट्रिंग को अटैच किया और उसको हम घुमा रहे हैं, तो उसने उसका क्रिटिकल स्पीड क्रॉस किया वर्टिकल पॉइंट पे, तो जब वो हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे रहेगा तो उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या रहेगा। तो देखो इसकी बात हमने की है, उन्होंने ऑप्शंस दिए, देखो A दिया है G, B दिया है 3G, C दिया है 4G एंड D दिया है 6G। तो मैंने आपको वर्टिकल सर्कल पढ़ाया है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हमने देखा कि यहाँ पे जो स्पीड होता है वो कितना होता है, दैट इज √5rg। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पे कितना स्पीड होता है, √3rg। यहाँ पे क्रिटिकल स्पीड को कहा जाता है √rg। इतना स्पीड होना चाहिए। ओके, तो ये स्पीड हम लोगों ने स्टडी किया। यहाँ पे भी कितना रहेगा, √3rg रहेगा, जितना यहाँ पे उतना ही यहाँ पे, दोनों जगह पे सेम स्पीड रहेगा। तो ये स्पीड हमने स्टडी किया। उन्होंने क्या पूछा है आपको कि इस पॉइंट पे, हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या रहेगा। तो अभी हमने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला स्टडी किया। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, टेंजेंशियल नहीं पूछा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पूछा है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, अभी हमने स्टडी किया, V स्क्वायर डिवाइड बाय R, ये फॉर्मूला है। तो अभी V स्क्वायर, इस पॉइंट पे V कितना है, यहाँ टूवर्ड्स द सेंटर का जो एक्सेलरेशन है वो हमें निकालना है AR। तो यहाँ पे V कितना है 3rg, तो उसकी वैल्यू पुट कर दो, √3rg और उसका क्या आएगा स्क्वायर डिवाइड बाय R, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट यहाँ पे निकल जाएगा और बचेगा 3rg डिवाइड बाय R। तो यहाँ का R कैंसिल होता है और हमें मिलता है 3g। ये क्या है आपका, दिस इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और ऑप्शन आपको दिया है B, यहाँ पे हम लिखेंगे B ऑप्शन। आया समझ में, बहुत सिंपल सवाल था। देखो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11, अ फ्लाई व्हील एट रेस्ट इज टू रीच एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 24 रेडियन पर सेकेंड इन 8 सेकेंड्स विथ कॉन्स्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। मतलब एक फ्लाई व्हील है जो रेस से स्टार्ट हुआ, मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी उसकी 0 रहेगी एंड धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी बढ़ी, तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या है 24 रेडियन पर सेकेंड और टाइम दिया है 8 सेकेंड। विथ कॉन्स्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन द टोटल एंगल टर्न थ्रू ड्यूरिंग दिस इंटरवल इज। CET 2017 में पूछा गया सवाल है। मतलब हमें टोटल एंगल मतलब थीटा निकालना है। तो देखो बच्चों, हमने फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन स्टडी किया है, सेकेंड एंड थर्ड 3 इक्वेशन स्टडी किए हैं। मैं आज आपको एक 4th इक्वेशन बताने वाली हूँ जिससे बहुत ही शॉर्टकट मेथड से आप लोग थीटा निकाल सकते हैं। अगर ऐसे देखा जाए तो आपको 2 इक्वेशन का यूज करके थीटा निकालेंगे, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन लगने ही वाला है। फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन में भी एक्सेलरेशन है, सेकेंड में भी है, थर्ड में भी है, तीनों में एंगुलर एक्सेलरेशन का यूज हुआ है। यहाँ पे हमें एंगुलर एक्सेलरेशन दिया ही नहीं है। तो सबसे पहले हमें कुछ अलग वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, 2 इक्वेशन यूज करने पड़ेंगे। इट्स बेटर कि मैं आपको 4th इक्वेशन बता दूं, उससे आपको आसानी से समझ में आएगा। उसके पहले हम लिखते हैं आपको क्या क्या दिया है। सबसे पहले दिया है ω0 कितना दिया है, रेस्ट मतलब 0 से स्टार्ट होता है, 0 रेडियन पर सेकेंड। 0 से स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे स्टार्ट होगा एंड देन स्पीड बढ़ेगा।
उसके बाद फाइनल स्पीड इसका मिलेगा 24 रेडियन पर सेकेंड। देन टाइम कितना दिया है उन्होंने t, दैट इज 8 सेकेंड। 8 सेकेंड दिया है। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, एंगल। एंगल मतलब थीटा। सो थीटा इज इक्वल टू, फोर्थ काइनेमेटिकल इक्वेशन में आपको बताती हूँ, सब लोग ये नोट डाउन कर लेंगे। थीटा इज इक्वल टू होता है ओमेगा 0 प्लस ओमेगा डिवाइड बाई 2 इंटू टी। तो ये फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे, आपको जहां पे आपको एक्सेलरेशन नहीं दिया है, सिर्फ वेलोसिटी एंड टाइम पता है, तो उसका यूज करके आप थीटा निकाल सकते हैं। सो रिमेंबर दिस फॉर्मूला। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, सिंपल है। देखो ओमेगा 0 आपको मिलेगा 0 प्लस 24 डिवाइड बाई 2 इंटू टाइम कितना दिया है 8, तो 2 4 जा 8 एंड 24 इंटू 4 कितना मिलेगा 96 रेडियन। ओके, तो ये आपको मिला थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या है 96 रेडियन। ऑप्शंस चेक करो। ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी आपको दिया है 96 रेडियन। सो दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन अ वर्टिकल सर्कल द टोटल एनर्जी एट डिफरेंट पोजिशंस अलोंग द पाथ। CET 2017 का सवाल है। पहला ऑप्शन है कंजर्व। आप लोग सोचो जरा, मैंने आपको बताया वर्टिकल सर्कल में, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैंने आपको बताया हर एक पॉइंट पे चेंज होती है, इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। सोचो जरा। तो पहला ऑप्शन रहेगा कंजर्व। दूसरा है इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, में इंक्रीज और डिक्रीज। तो बच्चों मैंने आपको बताया था, देखो ये वर्टिकल सर्कल पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। मैंने आपको बताया था यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है 0, क्योंकि यहाँ हाइट 0 है। एंड काइनेटिक एनर्जी मान लो एक वैल्यू हम लोग मान लेते हैं, मान लो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 10 है, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मान लो, यहाँ पोटेंशियल हाइट बढ़ गई, हाइट बढ़ने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन वेलोसिटी घटेगी। वेलोसिटी घटने की वजह से काइनेटिक एनर्जी घटेगी। तो मान लो यहाँ पे जाने के बाद पोटेंशियल एनर्जी हो गई 1 एंड काइनेटिक एनर्जी हो गई 9। देखो यहाँ पे दोनों की एडिशन कितनी है करो, यहाँ टोटल एनर्जी कितनी है 0 प्लस 10 10। यहाँ जाने के बाद टोटल एनर्जी कितनी हो गई, देखो ये 1 हो गई लेकिन ये 9 हो गई, मतलब वापस कितनी है 10। यहाँ पे जाने के बाद पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई 5 पे और काइनेटिक एनर्जी घट गई 5 पे, मतलब ये 10 की 5 हो गई, ये 0 की 5 हो गई, क्योंकि ये बढ़ रही है हाइट बढ़ने की वजह से और ये घट रही है। यहाँ पे टोटल एनर्जी कितनी हो गई, देखो वापिस 10, 5 प्लस 5 10। वापिस यहाँ पे जाने के बाद क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी पूरा स्पीड कम हो गया, बॉडी को स्पीड ही नहीं है, उसकी वजह से बॉडी नीचे आती है ना। तो यहाँ पे पूरा स्पीड कितना हो गया 0, मतलब काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई एंड पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई, क्योंकि हाइट मैक्सिमम है, इसीलिए ये हो गई 10। यहाँ पे वापस देखो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी आपको मिल गई 10। और तो देखो हर एक पॉइंट पे ये टोटल एनर्जी 10 है, टोटल एनर्जी 10 है, 10 है, 10 है। टोटल एनर्जी यहाँ पे कांस्टेंट है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में टोटल एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। वापिस अगर आप यहाँ से आओगे ना, अभी स्पीड बढ़ेगा, स्पीड बढ़ने की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, या वापिस यहाँ पे 5 होगी, यहाँ पे वापस पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, काइनेटिक एनर्जी 10 होगी। मतलब हर एक पॉइंट पे आपको टोटल एनर्जी जो है वो 10 मिलने वाली है। मतलब यहाँ पे टोटल एनर्जी ना इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है, ये क्या हो रही है, कंजर्व हो रही है, कांस्टेंट है। दैट मीन्स एनर्जी इज कंजर्व्ड हियर। काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी की नहीं, यहाँ पे टोटल एनर्जी दोनों की मिला के एनर्जी क्या हो रही है, कंजर्व हो रही है। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर दिया है ए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। एंगुलर स्पीड ऑफ आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक इन डिग्री पर सेकेंड। एंगुलर स्पीड ऑफ आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक इन डिग्री पर सेकेंड इज। CET 2016 में इतना आसान सवाल था। देखो एंगुलर स्पीड मतलब ओमेगा निकालना है आपको। ओमेगा का फॉर्मूला क्या है, सोचो जरा। ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2π/t। टी मतलब क्या, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 रोटेशन। तो क्लॉक का आर हैंड एक रोटेशन कितने टाइम में कंप्लीट करता है, मान लो यहाँ पे है वो, यहाँ कहाँ पे है 12 पे।
तो ये 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4, 5, 6 ऐसे 12 आवर्स। आर हैंड एक रोटेशन 12 आवर्स में कंप्लीट करता है। 12 घंटे लगते हैं उसको एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ टी की वैल्यू क्या रहेगी, 12 आवर्स रहेगी, बट हमें आंसर चाहिए सेकेंड में। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या रहेगा, 2 पाई। 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, 360 डिग्री, बराबर है ना। मैंने आपको बोला है 2 पाई मतलब 2 इंटू पाई की वैल्यू 180 होती है, तो 180 इंटू 2 कितना होगा, 360। तो ये होगा 360 डिवाइड बाय टाइम। टाइम क्या बोला मैंने आपको, 12 आवर्स। आवर्स को हमें कन्वर्ट करना है सेकेंड में। तो देखो आवर्स को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये 360 एज इट इज रहेगा, यहाँ 12 इंटू 60 मिनट्स एंड 60 सेकेंड्स, ऐसे हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये कितना होगा, ये 0 0 कैंसिल होगा, देन ये क्या बनेगा, देखो ये 36 डिवाइड बाय 12 इंटू 6 6 जा 360, ये 360 होगा, मतलब ये होगा 36 1 जा 36, ये होगा 10। ओके, तो 12 इंटू 10 कितना होगा, 120। मतलब ओमेगा आपको क्या मिलेगा, 1 डिवाइड बाय 120। आपको ऑप्शंस देखो क्या दिए हैं, यस यही ऑप्शन दिया है। ये कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आया समझ में सबको, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखो वही फॉर्मूलेज यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, बस अलग अलग कंडीशन, अलग अलग एग्जाम्पल्स में उन्होंने अप्लाई करने के लिए बोले हैं। फॉर्मूले बाकी वही रिपीट हो रहे हैं, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है और सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल पहले पढ़ लो, ठीक से अंडरस्टैंड करो, हमें पूछा क्या है, दिया क्या है, वो पहले देख लो, कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल है। बट आपको फॉर्मूले पता होने जरूरी है, और फॉर्मूले भी बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम फॉर्मूले, उतने आपको लर्न करने हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस आर विथ कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। मतलब एक पार्टिकल है, एक सर्कल में रिवॉल्व हो रहा है, रेडियस है उसकी आर, विथ कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन है at। If the velocity of the particle is v at the end of the second revolution, second revolution पे उसकी, मतलब उसने 2 रिवोल्यूशन कंप्लीट किए, 1 रिवोल्यूशन, सेकेंड रिवोल्यूशन, याद रखो 2 रिवोल्यूशन है। आफ्टर द रिवोल्यूशन हैज स्टार्टेड देन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज व्हाट। और नीचे ऑप्शन दिए, CG 2016 का सवाल है, हमें निकालना है एक्सेलरेशन, है ना। तो देखो फॉर्मूले दिए उन्होंने, तो सबसे पहले दिया क्या है, देखो उन्होंने क्या बोला, पार्टिकल सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व हो रहा है, उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहाँ पे होता है at, उसकी वेलोसिटी दी है v, और यहाँ पे इसकी रेडियस है r। तो एक रिवोल्यूशन मतलब कितना हुआ, 1 रिवोल्यूशन मतलब होगा 2 पाई r, एंड 2 रिवोल्यूशन मतलब कितना होगा, 2 पाई r प्लस 2 पाई r। 2 बार घूमेगा मतलब 2 बार उसका हमें एडिशन करना होगा। 1 रिवोल्यूशन का 2 पाई r, सेकेंड रिवोल्यूशन का 2 पाई r, तो ऐसे हमने 2 बार उसको ऐड किया, तो ये कितना मिलेगा, 4 पाई r। ये क्या हुआ आपका, s हुआ, डिस्प्लेसमेंट, इतना डिस्टेंस उसने कवर किया है पार्टिकल ने, कितना, 4 पाई r। ओके, उसके बाद उन्होंने बोला एक्सेलरेशन कितना है, टेंजेंशियल मतलब at है, v कितना है, v है, v दिया है, देन इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी, 0 से स्टार्ट हुआ मतलब 0 आएगा। ओके, अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें एक्सेलरेशन निकालना है। तो हम कौन सा थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करेंगे, कौन सा, थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन। क्या है थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन, क्योंकि हमें at की वैल्यू निकालनी है, काइनेमेटिक टाइम हमें पता नहीं है, इक्वेशन। तो क्या आएगा देखो, v स्क्वायर इज इक्वल टू होता है u स्क्वायर प्लस 2as। आपने बहुत बार ये इक्वेशन पढ़ा होगा, हमें निकालना है, सभी वैल्यूज पुट कर दो। v स्क्वायर मतलब यहाँ v की वैल्यू v ही है, तो ये v स्क्वायर ही रहेगा। u क्या है 0, तो ये आएगा 0 प्लस 2, a क्या है यहाँ पे at, s क्या है 4 पाई r, तो इसको 4 पाई r पुट करो, तो ये कितना होता है देखो, 4 2 जा 8, 8 इंटू पाई r इंटू ये 80 रहेगा। हमें क्या निकालना है, 80 ही निकालना है, उन्होंने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ही पूछा है। तो 80 इज इक्वल टू क्या आएगा देखो, v स्क्वायर, ये 8 पाई r यहाँ पे मल्टीप्लाई है, अगर मैं इधर शिफ्ट करूँ तो ये इस साइड जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, तो हमें मिलेगा v स्क्वायर डिवाइड बाय 8 पाई r, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है a। ऑप्शन नंबर क्या है, a, v स्क्वायर डिवाइड बाय 8 पाई r। ओके,
उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एट हाईएस्ट पॉइंट टू दैट एट लोवेस्ट पॉइंट इज, मतलब काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछा है हाईएस्ट पॉइंट एंड लोवेस्ट पॉइंट वर्टिकल सर्कुलर मोशन में। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो हमें वेलोसिटी पता होनी चाहिए, तो हम उसका वर्टिकल सर्कुलर मोशन का रेशियो निकालेंगे। मतलब देखो वर्टिकल सर्कुलर मोशन मतलब यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होती है, अंडर रूट आर जी, राइट। यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी होती है अंडर रूट 5 rg, राइट। तो ये दोनों की वेलोसिटी हमें पता है, ये दोनों की वेलोसिटी पुट की तो हमें रेशियो मिलेगा। तो उन्होंने रेशियो किसका पूछा है, काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी एट लोवेस्ट पॉइंट इज इक्वल टू हाफ एम वी एट हाईएस्ट पॉइंट उसका स्क्वायर डिवाइड बाय हाफ एम वी एट लोवेस्ट पॉइंट उसका स्क्वायर। तो हाफ हाफ कैंसिल होगा, एम कैंसिल होगा। v हाईएस्ट पॉइंट का स्क्वायर करो, हाईएस्ट पॉइंट क्या है अंडर रूट आर जी, उसका स्क्वायर आएगा डिवाइड बाय अंडर रूट 5 rg उसका स्क्वायर आएगा। तो देखो यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर रूट निकल जाएगा। तो हमें क्या आंसर मिलेगा, rg डिवाइड बाय 5 rg। तो यहाँ जी कैंसिल, आर कैंसिल, 1 डिवाइड बाय 5, 1 डिवाइड बाय 5 कितना आता है 0.2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर उन्होंने दिया है डी ऑप्शन में उन्होंने 0.2 वैल्यू दी है। समझ में आया सबको, बहुत सिंपल था। देखो वेलोसिटी पता होगी तो आप काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, दोनों का रेशियो निकाल सकते हैं। बच्चों अभी हम लोग थोड़े नीट के सवाल देखते हैं। नीट में पूछे गए सीईटी के सवाल बस हो गए, अभी नीट के देखते हैं। और भी सवाल आप लोग सॉल्व करो, बुक ले लो कोई सीईटी का, उससे आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, उसको सॉल्व करते जाओ। तो अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, AFMC 2004 मतलब एक टाइप की एग्जाम है, उसका ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन देखो क्या है, अभी नहीं है वो। अ बकेट फुल ऑफ वाटर इज रिवॉल्व इन अ वर्टिकल सर्कल ऑफ 2 मीटर। ये मैंने एग्जांपल आपको कहा दिया था, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब मैंने पढ़ाया था तब मैंने आपको बकेट का एग्जांपल दिया था। बकेट पे कौन से फोर्सेस, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था। तो बकेट में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से पानी नीचे गिरता नहीं, ऐसे मैंने आपको बताया था। वर्टिकल सर्कल बनाती है बकेट, फिर भी पानी नीचे गिरता नहीं। मतलब बकेट को हम लोग एक टाई कर दो स्ट्रिंग से और उसको वर्ल्ड करो, मतलब रोटेट करो, वर्टिकल सर्कुलर मोशन बनाएगा वो, लेकिन बकेट का पानी नीचे नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसके ऊपर एक्ट हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये बात मैंने आपको बताई थी, और उसको बैलेंस करने का काम उसका वेट कर रहा है। तो उसी के ऊपर एक सवाल उन्होंने किया है, देखो। अ बकेट फुल ऑफ वाटर इज रिवॉल्व इन अ वर्टिकल सर्कल ऑफ 2 मीटर, मतलब उसकी रेडियस दी है उन्होंने 2 मीटर। व्हाट शुड बी द मैक्सिमम टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन सो दैट द वाटर डजंट फॉल ऑफ द बकेट। मैक्सिमम टाइम पीरियड मतलब आपको कैपिटल टी की वैल्यू निकालनी है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो देखो बच्चों, यहाँ पे बकेट का मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पे मान लो ये बकेट है, ये बकेट को हम लोग ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं सर्कल के, वर्टिकल सर्कल के फॉर्म में। तो इस बकेट के ऊपर 2 फोर्सेस एक्ट हो रहे। इस बकेट के ऊपर एक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, बाहर की डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और दूसरा उस बकेट का वेट उसको बैलेंस कर रहा है mg नीचे की डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं F सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू क्या है mg, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है। तो F सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू क्या रहेगा mg। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला आपको याद होगा, होप सो, होता है mr ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू mg, यहाँ पे एज इट इज रहेगा। यहाँ m एंड ये m दोनों कैंसिल होंगे। ओमेगा का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2π/t, क्योंकि हमें t ही निकालना है तो हमें ओमेगा को इस फॉर्म में लिखना ही पड़ेगा। तो r इंटू 2π/t और उसका स्क्वायर आएगा, दैट इज इक्वल टू g। अब इसको सॉल्व करो, हमें t निकालना है। आपको r उन्होंने देख के रखा है, r कितना दिया है पता है आपको, 2 मीटर दिया है, एंड और क्या दिया है, g की वैल्यू हमें पता है 10 होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो g हम 10 पुट करेंगे, r 2 उन्होंने ऑलरेडी देख के रखा है। तो ये पहले उसको t के फॉर्म में लिखना है, तो t एक साइड में ले लो, बाकी सभी टर्म्स को एक साइड में शिफ्ट कर दो। तो ये क्या आएगा, देखो r इंटू 2 का स्क्वायर होता है 4,
पाई स्क्वायर डिवाइड बाय टी स्क्वायर इज इक्वल टू जी। अब यहाँ पे ये g इधर शिफ्ट करो और टी स्क्वायर को इधर शिफ्ट करो, तो क्या बनेगा, r इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, सॉरी r इंटू 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाय ये g इस साइड आएगा और ये टी स्क्वायर इस साइड आएगा, ठीक है। अब देखो हमें t निकालना है, t को हमने इधर शिफ्ट किया, तो t इज इक्वल टू क्या बनेगा, अंडर रूट करना पड़ेगा हमें, अंडर रूट r इंटू 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाय g। ये 4 पाई अगर मैं स्क्वायर रूट के बाहर निकाल लूँ तो 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, पाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है पाई, स्क्वायर रूट हट जाएगा। अब अंडर रूट में बस r एंड g बचेगा, दोनों की वैल्यू पुट कर दो, तो t इज इक्वल टू 2 इंटू 3.14 इंटू r क्या है यहाँ पे R2 है ना, 2 डिवाइड बाय g क्या है 10, तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, सो दैट इज इक्वल टू ये क्या है 6.28 अंडर रूट डिवाइड बाय रूट 5, बराबर ना, यहाँ रूट स्क्वायर रूट ऑफ 1 आएगा और ये स्क्वायर रूट 5 बनेगा, तो यहाँ मैं डायरेक्टली स्क्वायर रूट 5 लिखती हूँ। इसका इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा 6.28 डिवाइड बाय रूट 5 बचता है, तो मैंने डायरेक्टली रूट 5 लिखा। रूट 5 की वैल्यू देखो क्या होती है 2.23, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो रूट 5 का 2.23 समथिंग आएगा। अगर आपको लॉग टेबल अलाउड नहीं है तो आप नियरली लिख दो 2.2 वगैरह, तो ये क्या आएगा 6.28 डिवाइड बाय 2.23। मान लो आपको लॉग टेबल अलाउड ही नहीं है तो आप क्या करो, राउंड ऑफ कर लो, इसको 6 डिवाइड बाय 2 कर लो, राउंड ऑफ कर लो, तो क्या बनेगा 2 3 ज़ा 6 इज इक्वल टू 3 सेकेंड, जो कि आपको दिया है ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है, लेट मी चेक, ऑप्शन सी दिया है, सो दैट इज इक्वल टू ऑप्शन सी। ओके, क्या किया समझ में आया। ऐसे अगर आपको कैलकुलेटर अलग बहुत बार नीट में जेई में लॉग टेबल अलाउड नहीं करते वो लोग, बोर्ड एग्जाम में अलाउड होता है, तो लॉग टेबल अलाउड नहीं किया तो उसको ऐसे राउंड ऑफ कर लो, 6 ले लो, इसको 2 ले लो और उसका नियर अबाउट ऑप्शन कौन सा है वो ढूंढ लो और उसको टिक कर दो, ठीक है। तो इसका आएगा आंसर 3 सेकेंड। देखो ये नीट का सवाल था और सिंपल था। नीट में सीईटी के कंपैरिजन में नीट के सवाल बहुत सिंपल है, मैं आपको समझ में आएगा ही। उसके बाद देखो नीट 2016 में तो बहुत ही सिंपल सवाल आया था, क्या था देखो, व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच अ बॉडी ऑफ मास m must enter a vertical loop of radius r so that it can complete the loop। देखो व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच, मिनिमम वेलोसिटी कहाँ पे होती है, वर्टिकल सर्कल में। देखो मिनिमम वेलोसिटी यहाँ पे रहेगी, है ना, मतलब यहाँ से कितनी मिनिमम उसको वेलोसिटी मिली कि वो वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर पाएगा, ऐसे उन्होंने पूछा है। और ऑप्शंस देखो क्या दिए हैं, √3gr, √5gr, √gr, √2gr। तो आपको पता है ना यहाँ पे वेलोसिटी मिनिमम कितनी होगी तो वो पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा, √5gr, यहाँ पे √3gr, यहाँ पे √gr। बस ऑप्शन कौन सा है फिर, मिनिमम वेलोसिटी इतनी रही तभी वो ऊपर जाएगा और ये पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा, तो मिनिमम वेलोसिटी वहाँ पे हमें देनी है। बस इतना ही, इतना इजी क्वेश्चन था ये। अगर ये आपको पता है तो आप तुरंत टिक कर दोगे। तो ऑप्शन कौन सा दिया है, देखो ऑप्शन बी में उन्होंने ये दिया है, तो ये आपका ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l is connected to a particle of mass m and the other end is connected to a small peg on a smooth horizontal table। मतलब क्या किया है, देखो एक टेबल लिया है, मान लो ये टेबल है, इस टेबल पे एक ऐसा पेग मतलब एक नीडल टाइप, ओके, और उसको एक स्ट्रिंग लगाई और उसका दूसरा एंड जो है, मान लो ये पेग यहाँ पे है सेंटर में, ठीक है, और इसको एक स्ट्रिंग टाई की और उसको एक मास अटैच किया, ठीक है, और ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल है, मतलब मान लो फ्रिक्शन कुछ भी नहीं है, फ्रिक्शन 0 के बराबर। और उसको क्या किया उन्होंने, देखो आगे पढ़ो, वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l, इसकी लेंथ दे के रखी है l, इज कनेक्टेड टू अ पार्टिकल ऑफ मास m, इसका मास दिया है m, एंड द अदर एंड इज कनेक्टेड टू अ स्मॉल पेग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। मतलब ये इसको पेग कहा है, इसको कनेक्ट किया, अदर एंड ऐसे बोला। इफ द पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल, ये पार्टिकल ऐसे सर्कल बना रहा है, ऐसे सर्कल बना रहा है, ओके।
if the particle moves in a circle with speed v, the net force of the particle directed towards the center will be। देखो इस पार्टिकल का नेट फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर कितना होगा। यहाँ पे अगर स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट होता है, सपोर्ट की तरफ। सपोर्ट की तरफ क्या एक्ट होता है, टेंशन। मैंने ऑलरेडी आपको स्ट्रिंग के बारे में बताया, जो भी स्ट्रिंग होती है उसका सपोर्ट की तरफ जो फोर्स होता है वो होता है टेंशन। मतलब ये सपोर्ट है ना, तो इसकी तरफ कौन सा फोर्स एक्ट होगा, टेंशन एक्ट होगा। और वही टेंशन क्या रहेगा आपका, सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगा टूवर्ड्स द सेंटर, क्योंकि ये सेंटर हो गया, इसका ये सर्कल हो गया और ये स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग के ऊपर जो टेंशन है वही उसका सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगा। तो इसमें आपको ऑप्शन दिया है, देखो पहला ऑप्शन दिया है टी। टी क्या है आपका, बहुत ही सिंपल सवाल था। आगे उन्होंने बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, टी प्लस एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय एल। तो यहाँ दोनों फोर्स ऐड कर दिए, आपका टेंशन ही आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो वो दोनों भी ऐड कैसे होंगे, टी प्लस एम वी स्क्वायर बाय एल, टी माइनस एम वी स्क्वायर बाय एल और जीरो। ऑब्वियसली जीरो तो नहीं रहेगा और दोनों भी ऐड नहीं होंगे, क्योंकि स्ट्रिंग का टेंशन ही आपका मैंने क्या बोला है, जो फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर होता है वही आपका सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स रहा तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स बन गया, जैसे कि न्यूक्लियर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहा तो सेंट्रीपिटल फोर्स बन गया, स्ट्रिंग में टेंशन रहा तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स बन गया। ये दोनों अलग अलग फोर्सेस नहीं है, आपका टेंशन ही आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है, आपका ग्रेविटेशन ही आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है। ओके, तो ये दोनों अलग अलग नहीं है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा टेंशन, जो कि ए में दिया है। ठीक है, टी दिया है बस, तो ये ए आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। बच्चों उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, अ मास m इज अटैच्ड टू अ थीन वायर एंड व्हर्ल्ड इन अ सर्कल। एक वायर को मास अटैच किया और उसको रोटेट किया, व्हर्ल्ड इन अ वर्टिकल सर्कल, वर्टिकल सर्कल बनाया। द वायर इज मोस्ट लाइकली टू ब्रेक व्हेन। नीट 2019 में इतना आसान सवाल उन्होंने पूछा है, वायर कहाँ पे ब्रेक हो सकती है। तो वहां पे नीचे ऑप्शंस देखो क्या दिए हैं, द मास इज एट द हाईएस्ट पॉइंट। जब मास हाईएस्ट पॉइंट पे रहेगा तो वायर ब्रेक होगी। वायर इज हॉरिजॉन्टल रहेगी तो ब्रेक होगी। लोवेस्ट पॉइंट पे रहेगी तो ब्रेक होगी। एंड इंक्लाइन एट एन एंगल थीटा 60 डिग्री रहेगी तो ब्रेक होगी। नहीं, देखो मुझे एक बात बताओ, जब हम एक स्ट्रिंग लेते हैं और उसको ऐसे रोटेट करते हैं, ये स्ट्रिंग मैंने ली, उसको मास अटैच किया और उसको हम ऐसे घुमा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा टेंशन कहाँ पे रहेगा, इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा टेंशन रहेगा, लोवेस्ट पॉइंट पे, क्योंकि लोवेस्ट पॉइंट पे इसका पूरा मास नीचे की डायरेक्शन में है और इसके ऊपर फोर्स कौन सा लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है। तो दो फोर्सेस इस टेंशन के ऊपर लग रहे हैं, ये टेंशन टूवर्ड्स द सेंटर लग रहा है और इसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में ये दो फोर्सेस लग रहे हैं। यहाँ पे टेंशन है ही नहीं, यहाँ पे टेंशन जीरो है तो बॉल नीचे गिरेगी, है ना, बॉल नीचे गिरेगी, लेकिन यहाँ पे ये खींचा जा रहा है नीचे की डायरेक्शन से, सबसे ज्यादा टेंशन उसको यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे ब्रेक होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। तो ये कौन सा पॉइंट है, लोवेस्ट पॉइंट। तो आपका जो ऑप्शन सी है वो लोवेस्ट पॉइंट का उन्होंने बताया, तो वो यहाँ पे करेक्ट रहेगा। कितना आसान सवाल था, देखो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 20, जो कि उन्होंने नीट 2018 में पूछा है। अ पेंडुलम इज हंग फ्रॉम द रूफ ऑफ अ सफिशिएंटली हाई बिल्डिंग एंड इज मूविंग फ्रीली टू एंड फ्रो लाइक अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। The acceleration of the bob of the pendulum is 20 meter per second square at a distance of 5 meter from the mean position. The time period of revolution, time period of oscillation is what? Actually ये simple harmonic motion का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखो सबसे पहले उन्होंने क्या क्या दिया है वो हम लोग लिख लेते हैं, और उनको क्या फाइंड करना है, क्या चाहिए उनको, टाइम पीरियड चाहिए। सबसे पहले उन्होंने दिया है एक्सेलरेशन, कितना दिया है, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन दिया है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और क्या दिया है देखो, डिस्टेंस दिया है 5 मीटर। तो डिस्टेंस हम लोग आर से डिनोट करेंगे 5 मीटर, और हमें निकालने के लिए बोला है टाइम पीरियड निकालो, टी निकालना है। तो टी निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, देखो तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको याद होगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था ओमेगा स्क्वायर आर। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले, क्योंकि टाइम पीरियड निकालना है, जहां टाइम पीरियड रहेगा वहां ओमेगा रहेगा। टाइम पीरियड की बात आई तो ओमेगा डेफिनेटली लिखना है। तो ए इज इक्वल टू क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर आर।
बट हमें आर पता है, ओमेगा नहीं पता। ओमेगा का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे 2π/t, ताकि हमें टाइम पीरियड मिल जाए, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओमेगा निकाल लेंगे, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर, ये आर को इधर शिफ्ट करो, तो आर को इधर शिफ्ट किया तो क्या बनेगा, a/r बनेगा। ए क्या दिया है 20, तो 20/5, 5 4 ज़ा 20, तो मतलब ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू हमें 4 मिल रहा है। बट हमें क्या चाहिए, ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है 2, तो ओमेगा की वैल्यू हमें क्या मिली 2। अब यहाँ पे सॉल्व करो, हमें क्या चाहिए t, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। t इज इक्वल टू, ये ओमेगा इधर शिफ्ट करो, 2π/ओमेगा, तो 2π मतलब कितना होता है 2π की वैल्यू यहाँ पे पुट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके ऑप्शंस में उन्होंने पाई दिया है, तो पाई की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। तो 2π ये ओमेगा की वैल्यू क्या है 2, तो 2 कैंसिल होगा और आपको मिलेगा पाई। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या रहेगा, पाई सेकेंड, जो कि आपका ऑप्शन दिया है उन्होंने बी। कितना सिंपल सवाल था। देखो एक्सेलरेशन, पहले हमेशा वैल्यू लिखा करो, कौन सी वैल्यूज दी है, और ज़्यादातर सर्कुलर मोशन में डिस्टेंस दिया तो आर यहाँ पे कंसिडर कर लेना है। ए इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड आर दिया था, आपको टाइम पीरियड निकालने बोला था, ऑब्वियसली यहाँ पे ओमेगा रहेगा, इसका मतलब एक्सेलरेशन का यही फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल है। वो फॉर्मूले का यूज़ करके हमने ओमेगा निकाला, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, उससे आपको टी मिल गया जो आपको चाहिए था, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20। तो ऐसे टोटल हमने 20 क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व किए हैं। तो बच्चों मैंने नीट एंड सीईटी के क्वेश्चंस लिए हैं, जेई के बाकी है, तो जेई के सवाल में चैप्टर खत्म होने के बाद लूंगी। अभी फिलहाल होप सो आपको इतना टॉपिक समझ में आया होगा। आज हम यहीं पे रुकते हैं। सभी एमसीक्यू सॉल्व करो और भी इससे ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश करो। सिर्फ फॉर्मूले अगर आपको याद रहे और कंसेप्ट अगर आपका क्लियर रहा तो आपको एमसीक्यूज कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगेंगे, और जितने ज़्यादा हो सके एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो आपको बोर्ड एग्जाम भी इजी लगेगी, ठीक है। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं बच्चों। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।